धन धन से करो तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसान, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी लोग देखते हैं, जानते व परखते हैं। तो आप सबका आज के इस लाइव डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन से करो तेरा ही आसरा। सासंग जी, ये उम्मीद करते हैं भी हमने कुछ प्रोग्राम चलाए थे, कुछ वीडियोस चलाए थे और शायद आपने देखे हों वो वीडियोस, और बहुत से सवाल आपके मन में उठे होंगे, बहुत सारे चीज़ें आपको नई भी पता चली होंगी, और इसके अलावा बहुत सी चीज़ें आपको एक्सपेक्टेड होगी भी और होनी चाहिए थी इसमें। तो आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, क्या एक बार आवाज़ का बता दीजिएगा। अगर आपको मतलब कोई भी चीज़ उसमें लगे भी कि ये चीज़ और होनी चाहिए थी और नहीं है, किसी और तरीके से चीज़ें और एक्स्ट्रा दिखाएं, तो कोई भी सवाल आपके उठे होंगे, बहुत सारे सवाल कि ये चीज़ भाई क्यों है और ये चीज़ अधूरी है, तो वो चीज़ पूरी हो जाए। तो जो भी आपके मन में डाउट हैं या जो ख़ास तौर पे स्टडी करते हैं, यंगस्टर हैं, जो कुछ लड़कों ने मुझे कांटेक्ट किया जो जैसे सेंट्रल एजेंसीज़ का एग्ज़ाम देने के लिए या उसमें भर्ती होने के लिए वो तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने कहा भी हमें केस स्टडी करना है पूरा, और कि भाई कि कैसा है ये केस, क्या इसके साइड से नॉइज़ आ रहा है, ये एसी का नॉइज़ है शायद, अभी बंद हो जाएगा, थोड़ा कट हो जाएगा बीच में। तो मतलब हर बंदा अपने अपने तरीके से स्टडी कर रहा है, और ऐसा नहीं है ये अधूरा है अभी, कि या मतलब पूरा नहीं करेंगे हम इसको, पूरा हम करेंगे, पर थोड़ा टाइम लगेगा चीज़ों में। ये है कि इसलिए नहीं आपको भी कॉम्प्लिकेट चीज़ दिखाई भी, आप थोड़ा एक आइडिया ले लो, फ्रेमवर्क, कि कैसे शुरू हुआ ये सब कुछ हमारे साथ, और कैसे एक बेस हमारे दिमाग में बनता है अभी कैसे चीज़ें हो रही हैं, और किस तरह से हाई कोर्ट के जज भी मैनेजमेंट के लिए काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट भी हाई कोर्ट के लिए, हाई कोर्ट के जजों के साथ मिलके काम कर रही है। मतलब ये सारी चीज़ें आपको ओवर द टाइम समझ आएंगी भी कैसे कैसे आगे बढ़ी, क्योंकि अभी हमने ये पूरा नहीं किया है, अभी हम 2019 नवंबर तक पहुँचे हैं, और उसके बाद सिचुएशन कैसे हुई, और धीरे धीरे हम उम्मीद है अभी पहुँच पाएंगे आगे तक। पर क्या है कि थोड़ी लिमिटेशंस हैं, वीडियो ये थोड़े प्रोफेशनल टाइप से बनते हैं, इसमें बोलने से ज़्यादा इसमें जो आसपास का ताम झाम है उसमें समय ज़्यादा लगता है, उसके बाद थोड़ा इसमें एडिटिंग भी करनी पड़ती है, उसमें भी समय लगता है, फिर उसकी प्रूफ रीडिंग होती है, फिर भी कोई ना कोई गलती कमी रह ही जाती है। अब उसके लिए बड़ी टीम चाहिए, उतनी है नहीं, है तो उनको आता नहीं है, जिनको आता है वो बहुत कम लोग हैं, और फिर उनका अवेलेबल होना भी आसान नहीं होता। बस ये है कि जैसे तैसे करके थोड़ा जितना एक बेसिक लेवल का जुगाड़ बना के दिखाएंगे। हाँ, बिल्कुल सिंपल जैसे ये लाइव चलता है ऐसे तो मुश्किल है, ये तो इसमें लोग इंटरेस्ट नहीं लेते, ज़्यादा इंटरेस्ट थोड़ा बेस सा बनाओ ना, साउंड वगैरह आ रहा हो तो चलता है। फिर भी कुछ सवाल अगर आपके उठे हो, कुछ ने तो भेजे हैं सवाल, मैं पढ़ नहीं पाया, कई लोगों ने सवाल भेजे हैं मैसेंजर पे भी, पर जो पढ़े हैं मैंने उसमें मेरे को ये चीज़ लगी भी, जो सवाल उनके हैं वो आगे की स्टेज के हैं, और मुझे लगता है कि वो हमने अपनी जो स्टोरी लाइन में कवर किए हैं आगे चल के, और वो आ जाएंगे मतलब आपके पास। तो इसलिए इस स्टेज पे हम उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। कई लोग कॉल कर रहे हैं कि भाई बार बार भाई फ़ोन कॉल कर रहे हैं, तो आपको कोई भी, कई बार साधारण लोग होते हैं उनको मैं मैसेज भेज रहा हूँ पर वो मैसेज पढ़ नहीं रहे, शायद उनको
कई बार साधारण लोग होते हैं, उनको आदत नहीं होती मैसेज SMS व्हाट्सएप वगैरह चलाने की, उनको आइडिया नहीं होता अभी कोई मैसेज आया है उसको पढ़ना है, या कई बार भाषा का फ़र्क होता है। तो आप कोई भी ज़रूरी संदेश है, कोई भी मैसेज है, कुछ भी है, आप फेसबुक का मैसेंजर है उस पर डाल दीजिए, तो मेरे पास आ ही जाएगा। ये जो पेज पे चल रहा है लाइव, इसके मैसेंजर पे डाल दीजिए, आ जाएगा। इसके अलावा हमारे कई ग्रुप्स बने हुए हैं व्हाट्सएप पे, और उसमें से किसी में भी डाल दीजिए। अगर उसमें भी नहीं डालना है तो एक कॉमन ग्रुप बना हुआ है, उसमें आपको मेरा नंबर मिल ही जाएगा। उस कॉमन ग्रुप का लिंक हमारा इसमें फेसबुक पेज पे है ही, तो आप उससे मेरा नंबर उठा के डाल दीजिए। तो कहीं से भी डाल दीजिए, अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, कोई शिकायत है, कोई सुझाव है, तो कुछ भी डाल दीजिए। और कोई चीज़ आपको लगता है भी आप बताना चाहते हो, कई लोगों का कॉल इस बात पे भी आया कि जी हमें भी कैमरे पे कुछ बताना है, तो या हम भी अपने व्यूज़ रखना चाहते हैं कैमरे पे कि हमारे साथ क्या हुआ पंचकुला में, ये सब कुछ। तो अगर ऐसा भाई जी हमने व्यूज़ रिकॉर्ड किए हैं, सही बताएं तो, पर क्या है कि लगभग सबका जो वर्ज़न है वो एक जैसा सही है। ऐसे में क्या है, जो व्यूज़ हैं वो लोग वो ही चीज़ देखना पसंद करते हैं जो बदलती आए। मतलब आप किसी चीज़ के चश्मदीद गवाह हो और वो गवाही के तौर पे आप बताना चाहते हो मेरे सामने ये चीज़ ऐसे हुई, जैसे कुछ लोगों ने हमें कैमरे पे बताया कि मेरे सामने किस तरह मारा गया किसी को, पंचकुला में गोली कैसे मारी गई, मेरे सामने मारी गई, और कैसे पुलिस वाले एक छोटा बच्चा किसी औरत की गोद में था उसको और उसके बच्चे को पीट रहे थे। तो मतलब ऐसी कोई चीज़ जो आपके सामने बिल्कुल घटी और बड़ी मतलब वो हो सब, मतलब एक तरह से क्रूरतापूर्ण चीज़ कुछ है, जो भी बुरा हुआ किसी के साथ, पर आपकी आंखों के सामने घटा और आप चाह के भी रोक ना पाए हो, वो चीज़ तो हम फिर भी कवर कर सकते हैं। लेकिन एक स्टैंडर्ड है भी, हाँ जी 45 मेंबर नाम चर्चा में आए, उन्होंने 300 साल का सिमरन का बहाना बनाया, फिर आपको बोला जी माता की चुन्नी लेके जाना है, जय माता की बोलना है, हरियाणा वालों को त्रिलोकपुर का बोल दिया, पंजाब वालों को नाडा साहिब का बोल दिया। ये सब कहानी सबकी लगभग कॉमन है। फिर जी आपने जिम्मेवारों को फ़ोन नहीं करना, जिम्मेवार नहीं आए, सिर्फ संगत आई, फिर संगत वापसी में बहुत लोगों ने परेशान किया। ये सारी चीज़ें कॉमन हैं, ये हम बार बार रिपीट नहीं करवा सकते। कुछ ऐसा जो आपको अकेले को पता है और किसी को नहीं पता, वो चीज़ हम कवर कर सकते हैं। इसके अलावा जो और बहुत सारी घटनाएं हैं जो मैनेजमेंट ने कौन सा किसी एक आदमी को तंग किया है, बहुत सारे लोगों के साथ जातियाँ की हैं, बहुत सारे लोगों की हत्याएं करवाई हैं, बहुत सारे लोगों के घर बर्बाद किए हैं। अभी रिसेंटली किसी का कॉल आया, उसने बताया भी कैसे मतलब मैनेजमेंट ने पहले बोल रहे भी किताब में भी दर्ज होना चाहिए ताकि अच्छे से समझ में आए। विनोद कुमार जी, भाई ऐसा किताब में ना पहले किताब का ही सोचा था, और यकीन मानो किताब के लिए हमने करीब 300 पेज की किताब लिख भी ली थी, सही बताएं तो। हमने कुछ लोगों को पढ़वाई, वो किताब 300 पेज की किताब है, वो पढ़वाई। अब जब वो किताब पढ़वाई तो उनके पहले 2 चैप्टर तो समझ में आए, उसके बाद सिर के ऊपर से जाने लगे। असल में क्या है भी, ये टॉपिक बहुत बड़ा है, और इतना बड़ा टॉपिक है कि एक बार में एक ही चीज़ डिटेल में बता देंगे तो उसी चीज़ में ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। मान लो गुमनाम चिट्ठी के बारे में आपको बता दी, इस गुमनाम चिट्ठी को लेके कितनी चीज़ें और भी घटित हुई। जैसे मान लो इसी गुमनाम चिट्ठी में कोई सवाल पूछ ले कि जी ये रीढ़ की हड्डी अगर टूटी नहीं तो फिर ये चिट्ठी में लिखा क्यों गया, तो डेरे ने इस बात का खंडन क्यों नहीं किया कि भी ये रीढ़ की हड्डी तो किसी की टूटी ही नहीं, और अगर टूटी तो कोई तो घटना घटी, तो वो घटना क्या थी,
तो अगर हम बारीकी में जाएंगे इस गुमनाम चिट्ठी की घटनाओं पे भी, ये धुआं उठा तो आग कहाँ लगी थी, तो ये एक अपने आप में एक अलग थ्योरी है, अलग स्टोरी है पूरी लंबी। इसको ही 2-3 घंटे चाहिए भी ये क्यों ये सब घटित हो रहा था। अभी डेरे के अंदर भी बहुत कुछ ऐसा हो रहा था, जो ऐसा नहीं है भी हवा में सब कुछ बन रहा था। तो लेकिन अगर हम उसमें चले जाएंगे फिर मेन स्टोरी से ध्यान हट जाएगा। तो यही चीज़ सिरदर्दी सबसे बड़ी है भी कितनी बात कितने देर में किस स्टेज पे बताएं या ना बताएं। जब किताब हम लिखने लगते हैं तो किताब में अधूरी चीज़ नहीं बताई जाती इस तरह से, जिस तरह वीडियो में तो एक माहौल बना लिया जाता है, भूमिका बांध दोगे। किताब स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसमें एक बार में पूरी चीज़ डिलीवर करनी पड़ती है। उसको ऐसा नहीं है भी एक कहानी का एक पात्र आप यहाँ बता रहे हो, फिर उसके बाद 100 पेज के बाद दोबारा उसी पात्र को नए सिरे से बता रहे हो, वो उसमें फिर किताब में इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। और तीसरा क्या है भी एक भाई लिख रहा है भी किताब में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता है, ऐसी बात नहीं है। जितने भी जो ब्यूरोक्रेसी में लोग जाते हैं या कहीं भी जो पढ़े लिखे, जहाँ जिनको एग्ज़ाम क्रैक करना होता है बेसिकली, क्योंकि आगे ये स्टडी इसका फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये है भी कल को पुलिस इससे सीखे, इंटेलिजेंस के लोग इसे पढ़ें भी कैसे सामाजिक तौर पे चीज़ें बदलती हैं और एक सामाजिक आदमी कैसे समझता है। क्योंकि अफसर अपनी निगाह से देखता है, एक समाज में रहने वाला व्यक्ति उन्हीं परिस्थितियों को कैसे देखता है, वो अफसर नहीं देख पाता। तो इसलिए किताब वो लोग पढ़ते हैं जिन्होंने अफसर बनना है, वो कभी ये यूट्यूब के वीडियोस पे यकीन नहीं करते कभी भी, किसी के भी। मतलब आप छोड़ो, आप अगर हमारा तो बहुत छोटा लेवल है, आपने बड़े बड़े यूट्यूबर देखे होंगे, एक ध्रुव राठी नाम का यूट्यूबर आता है, एक राजपूत है कोई, उनका आता है, जो बड़े बड़े हिस्टोरियन से बनते हैं। अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखो तो जो सोसाइटी में चीज़ें घट रही हैं सामाजिक स्तर पे, उनकी ऑब्जर्वेशन इनको भी नहीं है। ये भी आपको अलग अलग किताबों से पढ़ के चीज़ें बताते हैं, खुद की स्टडी इनकी कुछ नहीं होती। किस किताब में कौन सी चीज़ कहाँ लिखी है उसको एक जगह इकट्ठा करके बता रहे हैं, खुद से कोई संघर्ष करके हिस्ट्री नहीं जुटा रहे हैं ये। तो किताब खरीद रहे हैं या किताब पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी में जाके, वहाँ से पॉइंट्स लिख लाते हैं, वो आपको इकट्ठा करके बस बता देंगे, बाद में रेफरेंस में लिख देंगे यहाँ से हमने ये चीज़ उठाई है। इन चीज़ों से आप नॉलेज तो ले सकते हैं लेकिन सीख नहीं सकते। सीखने के लिए आपको बाकायदा सड़क पे खुद उतर के काम करना पड़ेगा, और तब जो ऑब्जर्वेशन प्रैक्टिकली ग्राउंड पे आपको महसूस होगी वो आपको समझ आएगा भी हाँ ये ऑब्जर्वेशन है और ये मेरा कंक्लूजन है। तो अब 21 जुलाई को लेके बार बार वो कह रहे हैं, आईटी विंग के लोग मैसेज चला रहे हैं। देखो 21 जुलाई को ऐसा कोई प्रक्रिया नहीं है भी यूपी वाला हमेशा के लिए बाहर आ जाएगा। मैं आपको कई बार ये बात बता चुका हूँ भी 21 जुलाई को सिर्फ एक केस का फैसला है। दूसरे केस में जज ने ये कहा था कि 21 जुलाई को अगर बहस नहीं करोगे तो फैसला सुना देंगे। 99% ये काम नहीं होगा, क्योंकि इतने बेवकूफ़ कोई नहीं होता, मतलब इस तरह का कोई बाकी देखो एडम ब्लॉक से तो आप किसी भी तरह की उम्मीद कर सकते हो घटियापन की, पर वैसे भी कोर्ट इस तरह सिर्फ कहती है, पर ऐसा नहीं है भी सच में कर देगी, क्योंकि उससे क्लाइंट को पहले पूछना होता है कि क्लाइंट क्या चाह रहा है, क्योंकि हो सकता है वकील ही जानबूझ के क्लाइंट को बिगाड़ रहा हो, क्लाइंट की पोजीशन। तो ऐसे कोर्ट डायरेक्ट नहीं जाती। ये मतलब क्या है कि पैसा इकट्ठा कर रहे हैं लोग भी, जी हम स्वागत में ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, तो इसलिए सब कुछ हो रहा है भी पैसा ज़्यादा से ज़्यादा वो इकट्ठा कर पाएँ। इसके अलावा और कोई वो नहीं है। तो आप ये तो छोड़ ही दो भी 21 जुलाई को कोई परमानेंट वाला सिस्टम है, और जितनी मेरी जानकारी है उसमें 21 जुलाई को टेम्परेरी वाला सिस्टम भी अभी तक नहीं है भाई कि टेम्परेरी लाया जाएगा, वो भी 23 जुलाई के बाद का है। तो बाकी कोई राइटर हो, देखो अपनी तरफ से जो किताब की बात चल रही थी, किताब ऐसा है भी लॉन्ग टर्म जो इम्पैक्ट है, ये जो विनोद कुमार जी कह रहे थे उनकी मैं बात कर रहा हूँ। देखो जो असलियत है, लंबा जो असर है वो किताब के ज़रिए ही जाएगा, क्योंकि 6 महीने बाद यूट्यूब पे बहुत सारे और वीडियोज़ आ जाएंगे,
हमारा वीडियो फिर कहीं गुम हो जाएगा। और लोगों को नए नए वीडियोस चाहिए। और किताब का लंबा इम्पैक्ट है भी, हाँ कल को आप फ्यूचर में संभाल के रख सकते हैं। यूट्यूब पे वीडियो डिलीट हो जाए तो किताब किसी को भी दिखा सकते हैं। अगर कोई ऐसा है जो खुद से लिखना चाहता है लिख ले, हमने लिखी है। ऐसा नहीं है कि लिखी नहीं, जो चीज़ हम बता रहे हैं आपको ये सब लिखा हुआ भी है हमारे पास। ऐसे कोई ये नहीं है भी सारा कुछ भी कोई हम बैठ के कैमरे के सामने कैसेट का बटन ऑन कर देते हैं। बहुत सारी चीज़ें याद भी नहीं रहती बारीकी में जो काम किए होते हैं, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग एक्टिव होते हैं एक साथ। मैं तो सारी जगह अवेलेबल नहीं होता। ये तो उतना है कि समझ आ जाए आपको एक बार मोटे तौर पे, क्योंकि जो हिस्टोरियंस हैं या जो रेगुलर किताबें पढ़ते हैं, आगे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, किताब सिर्फ उनको समझ में आती है। और फिर किताब में क्या है कि आपको मान लो 100 पेज के बाद अब 101वें पेज पे हो, उसको आपको 15वें पेज से कनेक्ट करना है, तो आसान नहीं होता वापस 15वां पेज ढूंढना कि कहाँ लिखी थी ये बात। वीडियो थोड़ा ग्राफ वो होता है कि हाँ आपको एक डॉक्यूमेंट साथ में दिखाया जा सकता है भी ये डॉक्यूमेंट है, देखो इसका हम ऐसे हवा में नहीं बोल रहे, तो वो डॉक्यूमेंट किताब में दिखाया नहीं जा सकता। किताब की अपनी पोजीशन है, वीडियो की अपनी पोजीशन है। तो बाकी किताब तो तैयार ही पड़ी है एक तरह से, छापनी होगी तो छाप देंगे। पर फिलहाल हमारा ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है भी लोगों को समझा सके। ज़्यादा लोग वीडियो से ही समझते हैं, किताब से सिर्फ पढ़े लिखे लोग समझ पाएंगे। हम आम संगत तक भी अपनी पकड़ या रीच पहुंच बनाना चाह रहे हैं। और कोशिश कीजिएगा भी आप अपने एंड पे जितने लोगों को दिखा सकें। कुछ लोगों ने मुझे कॉल करके बोला कि जी हमने जो हमारे बच्चे पहले 10-12 साल के थे अब वो 18-19 साल के हो गए हैं, या जो भी 8 साल उम्र में काफ़ी गैप आता जनरेशन में, और बच्चों की सवाल करने की कैपेसिटी भी बढ़ गई होगी अब तक उस समय जो छोटे होंगे, तो उनको आप ये वीडियो दिखाएं। उन्होंने कहा भी हमने दिखाई अपने बच्चों को। और 2 ऑप्शन आपके सामने आएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें समाज में लोगों ने बदल ली हैं, जैसे सत्संगियों में भी। तो वो क्या है अभी सामाजिक ढांचे में कुछ हद तक कर्मकांड भी करने लग गए हैं। तो ऐसे में अगर कल को बच्चा बड़ा होगा वो लॉजिकल रीजनिंग करता है। आज की डेट में पढ़ा लिखा बच्चा भी, आप कोई भी कर्म कांड कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, मतलब आपको जी हम ये वाली पूजा कर रहे हैं, ये वाला दिया जगा रहे हैं, ये हवन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो, इसका लॉजिक क्या है। तो ऐसे में डेरा को लेके भी आपके पास लॉजिक होना चाहिए। अब उसमें 2 ऑप्शन है। एक आदमी बोले जी मैं तो 30 साल डेरे में रहा और मेरे को 30 साल बाद समझ में आया डेरा तो फ्रॉड था। तो मतलब सीधा साधा मतलब ये है कि 30 साल से वो आदमी डेरा में बेवकूफ़ बन रहा था। अब जो जिस आदमी को 30 साल तक कोई बेवकूफ़ बना सकता है, तो ये संभावना है कि 31वें साल में कोई दूसरा आदमी उसे मिल गया, अब उसने बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया। तो जो आदमी 30 साल लगातार बेवकूफ़ बन सकता है वो 31वें साल में भी बन सकता है। तो इसमें ऐसे आदमी की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती जो ये कहे भी मैं 30 साल तो बेवकूफ़ बनता रहा, 31वें साल में समझदार हो गया। और समझदार होकर किया क्या उसने, सिर्फ ये बताया कि 30 साल में बेवकूफ़ बनता रहा, यूँ नहीं है भी कुछ अचीवमेंट ले ली हो। तो आपको 2 एंगल से सोचना है भी क्या आप वाकई में जितने साल डेरा में रह चुके बेवकूफ़ बनते रहे, या फिर आप ये कह सकते हो कि गुरु में हमारे कोई कमी नहीं थी। हाँ, गुरु की जो इर्द गिर्द वाले थे वो हमें बेवकूफ़ बनाते रहे और हमने गुरु को परखने में कोई गलती नहीं की, लेकिन गुरु के इर्द गिर्द रहने वाले थे उनको परखने में गलती कर दी। और ये भी गलती हमने इसलिए की, हमने अपने गुरु की बात को गौर से सुना नहीं। उन्होंने मना किया था भी इन पर भरोसा मत करना, लेकिन हमने कर लिया और उसके बाद चीज़ें गड़बड़ हो गई और हम इस अपनी भूल को सुधारेंगे। देखो, हजूर पिताई ने वचन किए थे कि छोटे छोटे बच्चों को पता चल जाएगा भी मैनेजमेंट के लोग कैसे हैं और किस नीयत के हैं, मतलब छोटे छोटे बच्चों को। अब क्या भी एक कहते हैं ना कैलस एटीट्यूड होता है, अंग्रेजी का वर्ड है भी कैलस एटीट्यूड है, मतलब उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि जी अब तो हम ढीठ हैं, बेशरम हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। अभी जिन्होंने अपने माँ बाप नहीं बख्शे, अपने बहन भाई नहीं बख्शे, अपनी घरवालियाँ या घरवाले नहीं बख्शे, कईयों ने तो अपने बच्चे तक नहीं बख्शे,
भाई उनसे क्या उम्मीद करोगे कि वो, मतलब उनको कभी ये शर्म भी महसूस होगी भी हमने कुछ गलत किया है? तो वो तो बहुत हद तक ख़त्म ही हैं। अब ये तो सवाल पैदा ही नहीं है कि वहाँ से माफ़ी का दौर रास्ता खुलेगा आपको, क्योंकि मैं अभी बता दूंगा सारा कुछ तो आपको समझ ही नहीं आएगा, सही बताऊं, क्योंकि हमने भी कोई एक दिन में ये चीज़ समझी नहीं है। और अभी भी जब बना रहे हैं चीज़ तो भी कई चीज़ें नहीं मिल रही हैं। मतलब ऐसा नहीं है भी, कई बार क्या है भी सोचने में तो आदमी सोच लेता है, लेकिन जब वो बताने लगते हैं तो कई बार बताते बताते मान लो आधे घंटे का एपिसोड है, 15 मिनट का रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद अचानक से कोई ऐसी बात खुद की जुबान पे आ जाती है, फिर ये सोचते हैं भी ये बात बोल तो रहे हैं, अब इसका सबूत तो है नहीं, पहले सबूत ले आए फिर बोलेंगे। तो फिर वो सबूत ढूंढने चलते हैं और सबूत इकट्ठा हो, फिर दोबारा वीडियो रिकॉर्ड करें, नहीं मिलता तो ये वाला पॉइंट नहीं बोल सकते। अभी जितनी भी चीज़ें हमने आपको दिखाई, देखो हाई कोर्ट क्या कर रही थी, सेशन जज ने क्या किया, जेलर ने क्या किया, अब हम ये हवा में नहीं है, हमारे पास ये चीज़ें सबूत के साथ हैं। कोर्ट की स्टैंप लग के डॉक्यूमेंट हमारे पास आ गया है, उसमें कहीं पिताजी के साइन ही नहीं है, तो हम आसानी से कह सकते हैं भी हाई कोर्ट का जो जज था वो भ्रष्ट था। और वैसे आपकी जानकारी है ना, जो ये जिस जज ने ये फैसला किया था, ये फैसला देने के लगभग 1-1.5 महीने बाद उसको एक बीमारी लग गई और उस बीमारी का नाम था इंसोम्निया, देसी भाषा में के नींद ना आने की बीमारी। और वो जज की हालत ये थी, वो सुबह आके कोर्ट में बैठ जाता और रात को 8 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, वो जा ही नहीं रहा है, अपनी ड्रेस पहन के तैयार होके बैठा है, मैं तो केस सुनूंगा। अब केस ख़त्म हो गए फिर भी बैठा है, क्यों? नींद ही नहीं आती, ना दिन में सो पा रहा है ना रात को सो रहा है, सो ही नहीं सकता। अब सोचो पैसे खाए किसके? संगत के। किस लिए? हमें 50,000 का जुर्माना लगाने के लिए। सोचा होगा भी उस पैसे से अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देगा, कोई खुद सुख सुविधा के कोई साधन खरीदेगा, भगवान ने नींद ही छीन ली। भी सब कुछ खरीद ले, जब सोएगा ही नहीं चैन से तो फिर फ्रेश माइंड कभी होगा ही नहीं। तो हालत ये हो गई भी जब उसकी बीमारी बढ़ती गई तो कोर्ट ने क्या किया भी, यार ये तो जज सोता नहीं है, ये अपनी बीमारी के चक्कर में किसी और का बेड़ा गर्क कर देगा, इसको केस ही मत दो। तो उन्होंने केस देने ही कम कर दिए उस जज को भी, तो सारा दिन बैठा है पर केस तेरे को बहुत थोड़े देंगे ताकि तुम अपनी बीमारी के चक्कर में किसी का बेड़ा गर्क ना कर दे। और करते करते उसको आज भी ये बीमारी लगी हुई है, पर अब वो कोर्ट से रिटायर हो गया है। और दूसरे जज की जिसकी हमने बात की, उसकी हालत ये है कि उसको आगे किसी ट्रिब्यूनल का जज बना दिया और उस ट्रिब्यूनल में उसने दबा के गदर मचाया हुआ है। वकील 6-6 महीने उसके कोर्ट के बाहर हड़तालें करते हैं कि भैया इस जज को हटा दो, ये ऐसा बुरा हाल कर रखा है इसने। लेकिन है सब कुछ। तीसरा था जेलर, वो नेता बन के बैठ गया, जैसा बाप था वैसा बेटा निकला, आगे बच्चे हैं, वो समाज का दुश्मन, ये समाज का दुश्मन, आगे बच्चे फौज में गया, वो कौन सा ईमानदारी देश के साथ दिखाएंगे? वो भी कल को कोई ना कोई गद्दारी करेंगे, वो फिर रगड़े जाएंगे। तो क्या है, ये तो कुदरत का दस्तूर है, जैसा जिसका स्वभाव है विरासत में वैसा अपने बच्चों को देके जाता है। तो हाई कोर्ट के जज का नाम था जी जस्टिस अमोल रतन सिंह, और सेशन कोर्ट रोहतक के जज का नाम था अरविंद सिंह नारंग था, AS नारंग, अरविंद सिंह है कि क्या है नाम, AS नारंग के नाम से था। अब शायद बैंक ट्रिब्यूनल का जज बना हुआ है वो। तो ये मतलब चीज़ें हैं, कहाँ तक जाओगे? तो लेकिन क्या है कि ऐसा नहीं है ईमानदार जज नहीं है, हमारा ईमानदार जजों से भी वास्ता पड़ा है। लेकिन क्यों ईमानदार जजों के पास ये केस नहीं पहुंच पाते, इस पर भी चर्चा करेंगे अगर उसमें कहीं फिट बैठता हुआ। ईमानदार जज ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी ईमानदारी की वजह से अपनी जान भी गंवाई है, और ऐसे ऐसे जज भी हैं जिन्होंने ईमानदारी की वजह से जान गंवाई और उनके बच्चे सिरे के बेईमान हैं, मतलब टॉप लेवल के बेईमान वकील बन गए आगे चल के। तो आप सोचो भी, एक तरफ अभी हमने उसमें चीज़ बताई नहीं, मैं आपको बताता हूँ।
आप कभी इंटरनेट पे सर्च करना, हंसराज भारद्वाज एक पॉलिटिशियन हुए हैं, लॉ मिनिस्टर इंडिया के, हंसराज भारद्वाज। आप यकीन मानोगे, हंसराज भारद्वाज पिताजी का केस फ्री में लड़ने को तैयार थे। हंसराज भारद्वाज से जब बातचीत की गई तो उस बातचीत को मैंने खुद सुना है। जिस व्यक्ति ने हंसराज भारद्वाज से बात की उनको मैंने खुद सुना है कि वो क्या जवाब दे रहे हैं आगे से सारा, क्योंकि कोई छोटे मोटे आदमी ने बात नहीं की थी उनसे, डेरे की तरफ से, मतलब संगत की तरफ से। और वो खुद ये केस, सोचो भी, उस इंडिया के 60% हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज ये हंसराज भारद्वाज की सहमति से अपॉइंट हुए हैं। भी इस लेवल का व्यक्ति भी पिताजी का केस फ्री में लड़ने को तैयार था। और मैनेजमेंट फाइल पढ़ने के नाम पे भी, वकील जी फाइल पढ़ने के 21 करोड़ रुपया मांगते हैं। तो सोचो क्या मैनेजमेंट उस पैसे को कितना खा रही थी। पता नहीं, कहते ना भी, सुरसा एक राक्षसी सुनी है भी, उसका पेट ही नहीं भरता था, उस तरह के राक्षस है भी, इनका पेट ही नहीं भरा अभी तक। और कई ऐसे किरदार हैं जिनके बारे में आप जानते ही नहीं हैं अभी, उन्होंने क्या क्या गुल खिलाए हैं। तो ये जस्टिस लोया बीच में कहाँ से घुस गए? जस्टिस लोया का तो कोई मसला ही नहीं है हमारे उसमें। तो अच्छा, ईमानदार जज की बात कर रहा हूँ, नहीं मैं जस्टिस लोया की बात नहीं कर रहा हूँ, वो एक अलग मसला है। मैं डेरे के मसले में ही बात कर रहा हूँ ज़्यादातर। डेरे के मसले में भी ऐसे जज भी आए जो निहायती ईमानदार थे और वो मतलब जान गवा बैठे अपनी, वो एक अलग मसला है भी, क्योंकि वो हमारे पास पूरे तथ्य अवेलेबल नहीं है उसके, तो हम उसको उस हिसाब से जोड़े। और राम जेठमलानी एक वकील थे, वो स्वर्गवासी हो गए हैं, वो भी पिताजी का केस फ्री में लड़ने को तैयार थे। राम जेठमलानी के एक साथी थे, उनकी भी स्टोरी हम कोशिश करेंगे कि कैसे राम जेठमलानी से डेरा के प्रबंधक कौन कौन, बाय नेम आपको बताएंगे कौन कौन लोग डेरा की तरफ से राम जेठमलानी से मिलने गए थे और क्या वहाँ बातचीत हुई। क्योंकि जो व्यक्ति ये सारी मीटिंग मीडिएट कर रहा था वो एक आर्मी का रिटायर्ड कर्नल था और जीरकपुर वो रहते थे। हो सकता है अब जीवित ना हो या हो सकता है जीवित हों भी, क्योंकि कई साल पहले हम उनसे मिलने गए थे और पूरा डिटेल में हमने वाकया उनसे सुना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एज्ड थे। तो उस समय हम इस इरादे से नहीं गए थे भी वो रिकॉर्डिंग करवाएंगे कि नहीं, पर उन्होंने हमें सारी जानकारी दी। उन्होंने फिर कुछ चीज़ें और भी बताई जो हमें सत्संगियों से नहीं पता चली भी इस मीटिंग में क्या हुआ था जो राम जेठमलानी के साथ हुई थी डेरा के प्रबंधकों की, और क्या क्या राम जेठमलानी की तरफ से प्रपोजल था और क्या क्या इन्होंने चीज़ें ख़राब की और कौन कौन लोग थे। तो आपको अंदाज़ा लगता जाएगा भी वफ़ादार और गद्दार कौन कौन है और किस किस रूप में है, किस किस तरह से काम कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी और एक ओवरऑल एक पिक्चर क्लियर होगी कि आखिर ये सब चल क्या रहा था और ये खिचड़ी है क्या। पर यह है कि इसे अपने तक सीमित मत रखिएगा। असल में ये इसलिए नहीं बताई जा रही भी आपको समझ आ जाए कि हाँ जी देखो कहानी ये है। आपको मान लो समझ आ गई तो फ़ायदा क्या हुआ? आप तो पहले से ही खड़े हैं ना, फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के सदस्य हैं, तो पहले से ही इस पक्ष में हैं भी पिताजी निर्दोष हैं। आपने कहानी जान ली तो ये आपकी जानकारी हो गई, लेकिन अब इसे आगे बताना ही नहीं है, फिर जानने क्यों है? तो ये थोड़ा एसी चल रहा है जी, और कुछ नहीं, विंडो एसी आवाज़ करते हैं भाई, लिख रहे हैं आवाज़ आ रही है। मेरी आवाज़ कम हो रही है थोड़ी, तो मैं नज़दीक आता हूँ माइक के। खैर हम कोशिश करेंगे बहुत सारी चीज़ें, कुछ थोड़ा एक्सपीरियंस भी नहीं है सही बताएं, पहली बार ही कर रहे हैं भी कितनी, क्योंकि जो स्टोरी बताने वाले लोग होते हैं वो थोड़ा उनको पूरी स्क्रिप्ट बनाई जाती है भी कितनी चीज़ कब कैसे डिलीवर करनी है, उतना हमारे को नहीं पता। हम तो सिर्फ जो जानते हैं जितना भी है उस हिसाब से बता रहे हैं।
हाँ, आपको नोट्स बनाने चाहिए, आप अपने बच्चों को बताएं एक एक चीज़। ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो हम आपको अधूरी बताएंगे। हर चीज़ तथ्य मतलब किसी पूरी रिसर्च के साथ, और जो जो लोग उस समय के जानकार हैं उनके सबके बयान लेके ही बता रहे हैं कि भाई कल को कोई चैलेंज करे भी आज आप ऐसी हवा में बोल रहे हो, तो ऐसा नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें जो मौके पे लोग मौजूद थे, उदाहरण के तौर पे जैसे लोग दंगे करने उतरे, तो जो व्यक्ति खुद दंगा करने उतरा, जिसने खुद नुकसान किया, उनका बयान लेके बता रहे हैं। अब क्या है भी, और उन सबसे बड़ी बात भी, वो लोग ये उनका हम कैमरे पे इसलिए नहीं दिखा रहे कि कल को उनका कन्फेशन दिखा देंगे तो खाम खाम सजा हो जाएगी उनको। लेकिन उन्होंने ये कहा भी, अगर कल को ऐसी सिचुएशन आए भी कोर्ट आपकी बात को चैलेंज कर दे भी आप झूठ बोल रहे हो, तो आप हमारा ये कन्फेशन स्टेटमेंट जो है एफिडेविट पे हमने आपको दिया है, ये आप कोर्ट को दिखा सकते हो, हम सज़ा भुगतने को तैयार हैं। लेकिन कोई सवाल उठाए तब तो हम कोशिश कर रहे हैं भी ऐसे लोगों को कैमरे पे नहीं उतारें। हाँ, लेकिन ये भी उनकी बहादुरी है कि वो अपना गुनाह कबूल के अपना एफिडेविट दे रहे हैं भी हाँ हमने ये किया गुनाह। वो अलग बात है, अभी लीगल टैक्टिक्स होते हैं बहुत सारे कोर्ट में प्रूव करने के लिए, उसमें कोई प्रूव नहीं कर पाता। पर जो एक्चुअल स्टोरी में ये भी है कि जो उन्होंने किया वो बहुत थोड़ा किया, लेकिन जो बनाया गया वो उनको भी अंदाज़ा नहीं था भी उनके इस थोड़े का मतलब क्या जाके निकलेगा आगे जाके। तो वो भी आपको बताएंगे भी थोड़ा क्या था और ज़्यादा क्या था। आपको लगता है भी आपके इर्द गिर्द ही दुनिया घूम रही है। कई बार बहुत सारे लोग ऐसे भी मिले मुझे इस दौर में कि जिनको आत्मग्लानि थी भी, यार हमने क्यों पंचकुला हम गए, अगर मान लो एक आधा पत्थर मारा भी तो क्यों मारा, यार ना ही मारा होता तो बढ़िया था। और कई बार उनको लगता है भी हमने ही जो किया भी इसकी वजह से ही सब कुछ हुआ, और वो इसी बोझ में जी रहे हैं भी यार हमें नहीं करना चाहिए था, अभी अब ना किया होता तो शायद आज कुछ ना होता। ठीक है, मानते हैं भी बहुत सारी चीज़ें हुई ऐसी जो अनजाने में या मान लो भावना के आवेश में आके हुई, लेकिन उससे अलग भी बहुत कुछ ऐसा हो रहा था कि अगर ये सब चीज़ों ने उसको छुपा लिया जो बड़ी पिक्चर को, तो वो बड़ी पिक्चर भी सामने आएगी। बहुत सारी चीज़ें तैयार हैं, बस देखते हैं कैसे इसको सेकंड पार्ट को रिलीज़ करेंगे। तो तैयार तो हमने सही बताएं आपको थर्ड पार्ट भी कर लिया है, इसका सेकंड छोड़ो। और पर क्या है कि थोड़ा कैलकुलेशन है, कुछ चीज़ें काटनी पीटनी पड़ जाती हैं, और कुछ चीज़ें अभी वेरिफिकेशन में हैं, जैसे कुछ पॉइंट्स जब तक वो वेरीफाई नहीं होते तब तक आपको वीडियो नहीं दे सकते। जैसे ही हो जाएंगे वैसे ही हम रिलीज़ कर देंगे, जितने हो जाएंगे। एक मतलब 4-5 एपिसोड और के फैक्ट्स पूरे क्लियर हो जाए फिर हम, क्योंकि रिकॉर्ड हम पहले कर रहे हैं और डॉक्यूमेंट्स बाद में अटैच कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है क्योंकि अगर हम डॉक्यूमेंट सब कुछ पहले सामने रख के बोलेंगे तो फिर वो बोला नहीं जाता, वो चेहरे पे पता चल जाता है भी ये बंदा पढ़ के बोल रहा है या दिखावा है। हम जेन्युइनली आपको बता रहे हैं भी हम कोई भी चीज़ पढ़ के नहीं बोल रहे हैं कि किताब आगे स्क्रिप्ट लिखी हुई है या पढ़ रहे हैं या कोई टेलीप्रॉम्प्टर आ रहा है कि उसको पढ़ के बता रहे हैं। वो तो आपको सुन के अंदाज़ा हो जाएगा भी ये कोई स्क्रिप्ट नहीं है। हाँ, कुछ जैसे ऑडियो को एडजस्टमेंट करते हैं वो थोड़ा टोन कॉमन सी हो जाती है। आजकल एक नॉइज़ कंट्रोल का फीचर आता है, जैसे मान लो एसी चल रहा है पीछे, अब नॉइज़ कंट्रोल जब चलाएंगे तो मैं दिखाता हूँ। जैसे अब ये चलते चलते आपको देखना थोड़ा फ़र्क पता लगेगा। अब आप आवाज़ सुनेंगे आपको लगेगा भी एसी की आवाज़ थोड़ी कम हो गई है पहले से चलते चलते, क्योंकि एक नॉइज़ कंट्रोल फीचर है इसमें ऑन किया है मैंने अभी। तो फिर माइक में अलग से आता है नॉइज़ कंट्रोल फीचर, फिर आगे एडिटिंग करने वाले सॉफ्टवेयर में भी आता है, तो थोड़ा थोड़ा शोर कम होता जाता है आसपास का।
बाकी हम जिनको पता है भी ये कहाँ रिकॉर्ड किया गया है उनको भी समझ आ जाएगा सिचुएशन कैसी है। तो खैर ये सारी चीज़ें चलेंगी। आप अपने नोट्स बनाइए, सवाल लिखिए और भेजिए, क्योंकि जब तक आप इसे मत्था नहीं मारेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा आगे। आप ये मान के चलिए ये हमारा इतिहास है, और क्योंकि ये इतिहास किसी एक स्टोरी के इर्द गिर्द बांधना पड़ेगा। दुनिया आपसे पूछे कि आपको समझ कैसे आया ये सब कुछ, ये आपको 8 साल बाद क्यों समझ में आया, 8 साल में क्यों नहीं पहले क्यों नहीं समझ आया, तो फिर हम बता सके भी जीरो से हम ऐसे उठे। और ये मत समझ लेना कि मैंने कुछ ज़्यादा तीर मारा है इस चीज़ में। ये भी आपको आगे समझ में आएगा कि मुझे ये सब कुछ क्यों पता है, भी मेरे को ही क्यों पता है, किसी और को क्यों नहीं पता। ये भी एक वजह है भी। ये मत समझ लेना भी कोई मैंने कोई अलग से कोई एक्स्ट्रा कोई बहुत ज़्यादा मेहनत की है तो मुझे पता चला है। पर फिर भी कोई ऐसे फैक्टर हैं जहाँ पे ये आप लोगों को पता नहीं चल सकता था, मुझे चल सकता था, आप इसलिए मुझे पता है। तो बहुत सारे फैक्टर ऐसे हैं, कोई एक नहीं है, और ये कोई एक दिन के अंदर होने वाला काम नहीं है। सालों साल ये चीज़ है, करीब करीब ये मैं कोई 2017 के बाद नहीं शुरू हुआ, ये हम 2011-12 में ही शुरू कर चुके थे ये सारा काम। और 17 आते आते हमें आइडिया तो हो गया था बहुत कुछ, पर इस स्टेज पे नहीं थे कि हम डेरे के दायरे से बाहर निकल के चीज़ें देखें। हम डेरे के दायरे के अंदर ही देख रहे थे, इसलिए चीज़ों को समय रहते पकड़ नहीं पाए, कह सकते हैं। दूसरा, जो नियति में घटनाक्रम लिखा है वो होना ही है। जब हम डेरे के दायरे से बाहर निकले तब हमें चीज़ें हम कनेक्ट कर पा रहे हैं। और फिर आप लोग तो समाज की तरफ ज़्यादा झुकाव है, डेरा से उतना कनेक्टेड नहीं थे कि ज़्यादा झुकाव मतलब जुड़ाव समाज में था। इसलिए हम ये कह सकते हैं भी समाज में जो आपका प्रोफाइल है वो और तरह का है, और डेरा में प्रोफाइल अलग बन जाता है। समाज में आपको बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। हम जब डेरा में जाते हैं तो हमारे लिए डेरा, मेरे लिए मैं अपना बताऊं, मेरे लिए डेरा कोई तीर्थ स्थान नहीं है, मेरे लिए मेरा होम ग्राउंड है, एक तरह से घर की तरह है। हम यहीं पले बड़े हैं, तो हम तो डेरे को घर की तरह देखते हैं। और घर में मतलब हम जो संगत आती है वो संगत हम अपने मेहमान की तरह देखते हैं भी, ये संगत हमारी मेहमान है, और जितना हम इनको सर्व कर सकते हैं करें। जबकि आप जब डेरा में आ रहे हैं तो आप एक तीर्थ समझ के आ रहे हैं कि भाई हम यहाँ पे माथा टेकें, सिर झुकाएं, ईश्वर की उसमें ध्यान लगाएं, और हमें जो सुविधाएं चाहिए वो हमें बेसिक मिल जाएं। तो आपका नज़रिया चीज़ों को देखने का और मेरा नज़रिया बिल्कुल अलग है। इसलिए मैं इस तरह से कोशिश कर रहा हूँ कि आपके नज़रिए से चीज़ें देखूं, और फिर उसको एक कंबाइंड वर्जन के तौर पे रखें भी। हम डेरा के अंदर रह के चीज़ें किस रूप में देखते हैं, और डेरा के बाहर से वही चीज़ें किसी और रूप में लोगों को दिखाई देती हैं। और यकीन मानो, जो सिचुएशन आज हमारे साथ है, ये सिचुएशन पहले बहुत से लोगों के साथ आ चुकी है। वो इस सिचुएशन से नहीं लड़ पाए, इसलिए उनकी आज हालात कुछ और है। हम अगर लड़ पाएंगे तो इतिहास बदल जाएगा, और फिर आने वाली दुनिया इस हमारी इस लड़ाई से आगे जब अधर्म फैलेगा तो वो लड़ना जान जाएगी कि अच्छा पहले इस तरह की लड़ाई जीती गई है तो ये आगे जीती जा सकती है। तो ये ऐसा तो कोई इतिहास है ही नहीं जहाँ पे धर्म की हार हुई हो, सच की हार हुई हो, ऐसा तो कोई इतिहास नहीं है। और फिर हम ये भी समझ पाएंगे भी झूठ कितना ही बड़ा हो जाए और मतलब कितना ही ताकतवर हो जाए, तो लेकिन सच तो चाहे कितना ही छोटा दिखे पर वो सच फिर भी उसे हरा देता है। तो खैर ये सारी कोशिशें इसी रूप में। बंदे सिर्फ जब आप ग्रंथ पढ़ेंगे ना, उसमें एक चीज़ ये लिखी है कि जब आप रूहानियत वाले रास्ते पे मतलब गुरु पे भरोसा करके चलो तो आप ये मान के चलो भी आप जीत ही जाओगे, भी आप हारोगे नहीं, जीत गए, समझ लो आप जीत ही गए। और ये मान के चलो, उसके बाद कदम उठाओ भी हाँ जीतना तो हम है ही,
लेकिन अब हमें कर्म करना है। कर्म ऐसा हो कि जो भगवान की निगाह में ये ना हो भी हमने आलस किया है या फिर हमने खाना पूर्ति की है, ऐसा नहीं है। आपका कर्म 100% होना चाहिए, लेकिन ये मान के चलो आप जीतोगे ही जीतोगे। और सरल भाषा में इस तरह से समझो भी, जब आप दुश्मन के सामने खड़े हो जाओ तो दुश्मन को ये लगना चाहिए भी इस व्यक्ति को मार दो। अब अगर आपको वो मार दे तो ये आपकी जीत का प्रूफ है भाई, जो आप बोल रहे थे, जो आप कर रहे थे वो सच था। तो ये प्रूफ है, आप जीत गए। क्योंकि आप, जीत क्या है रूहानियत में? जीत कुर्बान होना है। मतलब प्रेम में, आप गुरु के प्रेम में, गुरु के इंसानियत के राह में कुर्बान हो गए, यही तो जीत है रूहानियत की। तो आप जीत गए। और अगर वो आपको नहीं मारते तो आपके रहते वो जीत नहीं सकते। दोनों परिस्थितियों में उनकी हार तो निश्चित है। तो जब इस स्टेज पे आप आके खड़े हो जाओ कि भैया आ जाओ, या तो मुझे मार दो। अब हजूर पिताजी ने 2007 में बोला भी हम किसी की कुर्बानी लेंगे नहीं। अब ऐसे में अगर आपको लगता है आप कुर्बान हो जाओगे तो फिर हजूर पिताजी का वचन झूठा हो जाएगा। तो कुर्बान वो आपको होने देंगे नहीं। तो फिर और भी बढ़िया है, तो फिर लो पंगा खुले होके। कुर्बान तो हो ही नहीं सकते, मर तो सकते ही नहीं। और जब मर ही नहीं सकते फिर पंगा लेने में डर ही कैसा। लेकिन अब क्या है, ये सुनने में तो बड़ा अच्छा है, गुरु के वचन पे 100% विश्वास है भी हम कुछ नहीं होगा हमारा। पर इस वचन पे भरोसा करके कदम उठा लेना ये थोड़ा आसान नहीं है। वहां फिर अपने दिमाग की कैलकुलेशन लगने लगती है। तो वहां वो कैलकुलेशन आएगी। वो कोई ऐसा नहीं है भी सिर्फ आपका है, वो मेरे साथ भी है। भी एक स्टेज पे जाके अगर 100% विश्वास हो और इतना हो भी सोचना ही छोड़ दें बिल्कुल भी, तो गुरु खुद ही ना प्रकट हो जाए सामने, भैया इससे बड़ा शिष्य कहाँ से मिलेगा जो आंख बंद करके चल पड़ा। तो इतना बन जाए तो कहना ही क्या है। पर क्या है कि बार बार उस तरफ कोशिश करते रहेंगे तो धीरे धीरे सुधरेंगे। तो देखो क्या, एक बहन जी लिख रहे हैं अभी जिम्मेवारों के बारे में। हमारे पास देखो जिम्मेवारों की मतलब गद्दारी कह लो, धोखाधड़ी कह लो, इसको लेके सबके पास कोई ना कोई कहानी होगी। इस जिम्मेवार ने ऐसे धोखा दिया, इस जिम्मेवार ने ऐसे गद्दारी की। सबके पास कोई ना कोई किस्सा ऐसा होगा, ऐसा नहीं है भी नहीं होगा। लेकिन एक स्टेज ना, वो गायक था जो ये, हालांकि तो हमारे खिलाफ ही गाता है, गुरप्रीत सिद्धू, उसने एक भजन गाया था। मतलब उसमें एक लाइन थी भी, एक गल कन्हैये दी जिन्हें गल नू समझ लिया, दोस्त नाल दुश्मन नू भी जल वरताउंदा रहा, ये हालत निर्मल हृदय दी चतर चलाक की जाने, जो बख्शिश तो बन जाए वो अनजान की जाने। भी गुरु, ऐसा कुछ था भजन, एक वो गाया था एक बार। एक भाई गनैया इतिहास में हुए हैं। वो मुगलों की सेना को, मतलब इधर से गुरु गोविंद सिंह की सेना मुगलों की सेना को जख्मी करती थी। वो मुगलों की सेना को पानी पिला पिला के दोबारा खड़े कर देते थे। अब उनकी शिकायत हो गई भी तुम तो गुरु गोविंद सिंह जी की सेना के सदस्य हो, तुम दुश्मन की सेना की सेवा क्यों कर रहे हो? बोला जी मुझे तो दुश्मन की सेना में से भी आप ही के दर्शन होते हैं। तो मतलब ऐसी सिचुएशन हालांकि हमें लगता नहीं हमारे साथ आएगी कि हमें दुश्मन के अंदर गुरु दिखने लगे अपना। पर भाई कन्हैया को दिखता था कि उनका हृदय बहुत निर्मल था, चालाकी नहीं थी। अब मेरे को एक भाई फोन करके बोलता, क्या जी आपने डॉक्यूमेंट्री में एक झूठ बोला है, जो आपने वीडियो बनाया। हमने बोला भी क्या झूठ बोला है? बोला आपने झूठ बोला भी हमारे जैसे भोले भाले सत्संगी। बोला आप कब से भोले भाले हुए? तो भोले भाले तो नहीं हो जो इतना उलझा लिया सिस्टम। तो भोला वाला व्यक्ति थोड़ा ही इतना पंगा लेगा। तब हमें तो भोले भाले की डेफिनेशन नहीं पता, लेकिन भाई कन्हैया तो भोले भाले थे।
इतने भोले भाले थे कि भाई दुश्मन की सेना को जल पिला रहे, और आगे से गुरु गोविंद सिंह कह रहे हैं भैया अकेला पानी क्यों पिला रहे हो भैया, मरम पट्टी भी करा करो। तो सोचो भी गुरु प्रेम तो किस हद तक जाता है। अब वो युद्ध लड़ने वाले सैनिक कितने थे गुरु गोविंद सिंह की सेना में, उनके क्या क्या नाम थे उनका तो पता नहीं, लेकिन भाई कन्हैया को सभी जानते हैं। तो वो चीज है भी, सतगुरु प्यार दिया गल्ला कोई अनजान की जाने। तो गुरु का प्यार किस फॉर्मेट में है भी, आप मुझे लगता है भी अब इस बोझ से बाहर आ जाओ कि भी किस जिम्मेवार ने क्या धोखा दिया, क्या विश्वासघात किया, क्या गद्दारी की। ये कहानियां हम सबके पास बहुत सारी हैं, एक नहीं है। और ये कहानियां मुझे लगता है अब हमारे गॉसिप का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। उसका एक कंक्लूजन हो जाना चाहिए भी, ठीक है जो इन्होंने कर लिया ये भुगतेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा फोकस ये है कि हमें हमारा गुरु चाहिए, इसके अलावा इससे आगे का दिमाग लगाना नहीं है। और ये चर्चाएं अब हमें बंद कर देनी है, क्योंकि सबके साथ है, किसी एक के साथ नहीं है। किसी एक को धोखा नहीं दिया, किसी एक को मारने की कोशिश नहीं की। अब मैं अपनी गिनाने लगूं भी, हाँ जी 25 अगस्त के बाद जब से हमने ये फेथ वर्सेस वर्डिक्ट चलाया, मतलब हम तो यहाँ लोकल बैठे हैं, हमारे साथ तो रोज ही होता है कुछ ना कुछ। आपका तो फिर चलो कभी कभार हो आपके ब्लॉक में जाके करते होंगे, हम तो यहाँ बैठे ही सारे जिम्मेवारों के बीच में। यहाँ तो हर दिन 10-10 प्लानिंग नई बनती हैं, हर रोज 10-10 तरीके नए इजाद होते हैं दुखी करने के। फिर वो अपने आप ही दुखी कर करके थक के फिर बैठ जाते हैं, फिर नए तरीके सोचते हैं। तो यहाँ तो ये इतना सब कुछ है, आपके एंड पे तो बहुत छोटी चीज है। तो लेकिन क्या है कि सबके पास है कुछ ना कुछ। तो हम ये भी एक डिसीजन लें, फैसला करें कि भी अब हम इन चीज़ों पे नहीं जाएंगे भी, हाँ जिम्मेवारों की गद्दारियाँ ये सब कुछ। आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करो भी। हाँ हमें गुरु चाहिए, और इसमें क्या क्या हमारे पास अभी चीज़ें अधूरी हैं जो हमें पूरी करनी है, फिर हमें गुरु मिल जाएगा। तो उन चीज़ों पे फोकस करो। जितना हम खुद को पढ़ेंगे उतना ही सामने वाले को पढ़ेंगे। आप यकीन मानो, इस पूरे मैं जहाँ रहता हूँ ना, यहाँ पे सारे तुर्रम खान हैं, और ये वो लोग हैं जिनको मैं अपनी गली में निकलता था, अपने घर से सड़क तक पहुंचने में 10 लोग मुझे मिल रहे, 10 के 10 के हम पाँव के हाथ लगाते थे, और वो 10 के 10 मार को आशीर्वाद भी देते थे। आज वो 10 ऐसे हैं जो हमारे सामने निगाह नहीं मिला सकते। उनको पता है कि वो चोर हैं, ठग हैं, और उनके बच्चों को भी पता है कि हमारे बाप ठग हैं सिरे के। ना उनके बच्चे निगाह मिला सकते हैं, ना वो। कहने को करोड़ों की गाड़ियों में चलते हैं, कहने को महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं, लेकिन क्या है कि आप बात करोगे उनको बात नहीं सूझती। क्यों? सुख तो है ही नहीं ना, परेशान है। अयाशी भी करेंगे तो कितनी करेंगे, तो नशे करेंगे तो कितने करेंगे। इसमें मेरा नुकसान तो कुछ नहीं हो रहा। वो शराब पी रहे हैं, वो नशे कर रहे हैं, वो अयाशी, मेरा इससे क्या नुकसान होगा? करते रहे, हमें क्या है। लेकिन क्या है कि जब आप सिर उठा के चल ही नहीं सकते, तो पैसा तो भाई किन्नरों के पास भी बहुत इकट्ठा हो जाता है, वो भी बहुत मेकअप करते हैं, और वो भी अच्छा मकान अपना पूरा एरिया डेवलप कर लेते हैं अपने हिसाब से। तो उनमें और आप में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है, जब तक आपके पास अपने डिग्निफाइड लाइफ नहीं। जैसे ठग खुद है वैसे ही टोला बना रखा है, और उन्हीं में अपने आप को श्रेष्ठ साबित, मतलब 10 ठगों में 10 के 10 ठग आपस में एक दूसरे के सामने खुद को बढ़िया साबित कर रहे हैं। और इनमें से किसी को पकड़ लो, वो कहेगा जी मैं अकेला ईमानदार हूँ, बाकी 9 ठग हैं। तो दूसरे को पकड़ोगे, वो कहेगा मैं अकेला हूँ, बाकी 9 ठग हैं। तो ये 10 आपस में दोस्त बने हुए हैं, और एक दूसरे की जड़ें खोदते रहते हैं। लेकिन जब आप आ जाए सबके ऊपर बात, फिर सब इकट्ठे हो जाएंगे। हम 10 के 10 ईमानदार हैं, ये 11वां बेईमान है। तो खैर हम ये सब भूल जाएं या छोड़ दें, बोल नहीं सकते क्योंकि संगत के साथ हुआ अत्याचार है, भूल कैसे सकते हैं। लेकिन क्या है कि भाई गाना छोड़ दें, और ग्राउंड पे
जब चीजें आपको लगे भी आप सोसाइटी को किस पॉइंट पे फेस नहीं कर पा रहे, मतलब ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां जाके समाज का व्यक्ति आपको कुछ कहता है और आपके पास जवाब नहीं होता, उस पॉइंट को ढूंढो, उस पॉइंट पे मथापच्ची करो। अब जैसे अब आपके पास गुमनाम चिट्ठी है, आ गई ना, अब कोई व्यक्ति आपको बोलता है तो उसको आप ये वीडियो दे दो, बोला ये वीडियो देख लो, इसके बाद आपके कोई भी सवाल है आप वो सवाल लिख कर दो, तो हम आपको जवाब देंगे। पर सवाल लो। आपका जब थॉट प्रोसेस या सोचने का तरीका उनसे बड़ा हो जाएगा, तब लोग आपसे सवाल करना छोड़ देंगे। ये मैंने उसमें बताया कि जो मेरे को एक अफसर ने बताई थी ये बात, ये आपको किस विश्वास के साथ बात बोलनी है। आज मैं आपको बताता हूँ, मेरे दोस्तों में ऐसे या जानकारों समझ लो, ऐसे लोग भी हैं जो कट्टर सिख है, कट्टर खालसा जिसे कहते हैं, और ऐसे जो खाड़कू टाइप सोच रखते हैं कि भाई खत्म कर देंगे सब कुछ। उन लोगों को भी जब हम बातचीत करते हैं, उनको ऐसा लगता है भी उनको नहीं, उनको खुद को इतना ज्ञान नहीं है भी उनके गुरु कितने महान थे। वो भी अपने गुरुओं की महानता छोटी आंकते हैं। मतलब सोचो कि हमारे सामने कोई व्यक्ति हमारे को बताए, भैया तुमने अपने गुरु को छोटा समझ लिया, तुम्हारा गुरु तो इतना महान है, तो आपको शर्म भी आएगी और अफसोस, मतलब खुशी भी होगी भी, एक तो मेरे गुरु की महानता मुझे बता रहा है, शर्म इस बात पे आएगी भी मैंने खुद क्यों नहीं जानी है। और जब मैं उनको बताता हूँ कि तुमने यार गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर की महानता को वो छोटा आंक लिया, तुम्हें अंदाजा भी है भी एक संत की शहीदी कितनी बड़ी बात होती, तुमने क्या दिया भैया, ये तो हिंद की चादर है जी, गुरु तेग बहादुर भी सिर्फ हिंदुओं को बचाने के लिए शहीद हुए, मजाक है ये भी, इतना छोटा आंक लिया भी। एक समुदाय विशेष को बचाने के लिए एक संत शहीद हो जाएगा। संत समूची इंसानियत का होता है, और उसकी सोच सिर्फ एक समुदाय तक सीमित नहीं होती। आपने उनकी सोच को जाना ही नहीं, और ऐसा क्या था उनकी शहीदी में भी, उसके बाद औरंगजेब दक्षिण चला गया। तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं कि जब आप एनालिसिस करो, जब आपको समझ आए भी यार जो व्यक्ति जिस धर्म समुदाय के होने का दावा कर रहा है, उसको खुद को अंदाजा नहीं है भी उस समुदाय में से संबंधित जो पीर फकीर है उनका इतिहास कितना बड़ा है, जिसे वो खुद छोटा बनाए हुए हैं, क्योंकि उनको बताया ही उतना गया है। और जब वो बड़ी पिक्चर देखते हैं तब उनको लगता है भी यार हम वैसे ही मतलब कुएं के मेंढक बन के बैठे हुए हैं, अपना दायरा सीमित करके बैठे। बहुत सारी चीजें हैं, तो आप एक्सप्लोर करो खुद को और सोचो हर चीज। पिताजी ने हमें कभी नहीं बताया ना कि पिताजी किस कौन सी जंग लड़ रहे थे, कि कब बताया संगत को भी क्या हमारे साथ हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, और किस तरह से मैनेजमेंट कितने तरीके अपना रही है। लेकिन जाते समय ये कह गए हमारे बच्चे बता देंगे हम क्या चाहते हैं, बता के कुछ कहे नहीं, तो किस विश्वास के साथ बता देंगे। मतलब उन्होंने इसका मतलब कुछ ना कुछ बताया, हमने सुना नहीं, हमने गौर नहीं किया। बहुत सारी चीजें वो दिखा गए, जब आपको हम आगे थोड़ा कोशिश करेंगे बताने की, आपको खुद समझ आएगा। यह तो पिताजी सरेआम बता रहे थे, हमें समझ ही नहीं आया, स्पष्ट तौर पे तो कह रहे हैं, हम फिर भी नहीं सुन रहे। पर क्या है कि वो हमारी आदत हो गई है भी, हमने रीजनिंग मतलब अपने आप से सवाल करना बंद कर दिया है। हमें लगता है कि सवाल हमें कोई बना बनाया दे दे और फिर जवाब भी हमें बना बनाया दे दे। हम खुद से सवाल, क्योंकि आजकल विजुअलाइजेशन का जमाना है, हर चीज लोग ग्राफिक्स बना के खुद ही सवाल पैदा कर देते हैं, खुद ही समझा देते हैं। मतलब खुद ही कहेंगे आपके अंदर ये सवाल आया होगा तो ये लो जवाब, ये सवाल आया होगा ये लो जवाब। लेकिन आपकी खुद की अपने आप से रीजनिंग भी तो होनी चाहिए ना, भी आप अपने आप से सवाल पूछो। जैसे मैं आपको बताता हूँ भी, एक वहम की बीमारी होती है भी, वहम हो जाए आपको, वहम हो गया भी यार ये ऐसे ही होगा, दूसरे तरीके से हो ही नहीं सकता। हर चीज में उसमें लॉजिक ढूंढो ना भी, क्यों आप हमारी सोच रिजिड है, अड़ियल है, क्यों हम उसको स्टेबल नहीं कर पा रहे भी, नहीं ये सोच हमारी अड़ियल नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से खुद से जितनी रीजनिंग करोगे उतना आसान हो जाएंगी चीजें। खुद से क्वेश्चन करो, खुद से सवाल करो,
जब आपको खुद अपने जवाब पे तसल्ली नहीं है तो आप सामने वाले की तसल्ली कैसे करा सकते? अड़ियल मत बन जाओ अपने जवाब पे भी, इससे बेटर जवाब हो ही नहीं सकता। जवाब वो हो जिसका सामने से सवाल, जिसके ऊपर सवाल उठ ही ना सके, कि भाई ये जवाब के बाद आपके पास सवाल बच, सामने वाले के पास सवाल ही ना बचे। जैसे मैं आपको बोला भाई आप बोलो, एक भाई से मेरी बात हुई, उसको मैंने यही बोला, वो पहले प्रेमी था, अब धीरे धीरे कम हो गया। मैंने कहा आप दुनिया के सामने सवाल रखो ना भी, आप हमारे को हमारे गुरु से बेहतर कोई बताओ तो सही, भी ये व्यक्ति हमारे गुरु से बेहतर है, किन मायनों में बेहतर है? हमें तो मिला ही नहीं आज तक कोई हमारे गुरु जैसा, उनके आसपास पटकता भी नहीं दिखता कोई, जितना उन्होंने हमें सब कुछ सिखा दिया। जब हमारे गुरु जैसा हमें मिला ही नहीं तो हम कैसे मान लें कि भी कोई है ही नहीं कोई दुनिया में उनसे बेटर? उन जैसा छोड़ो, उनसे बेटर तो बहुत दूर के आसपास नहीं पटक रहा, उनके जैसा बनना छोड़ो, उनसे बेटर तो बहुत दूर की बात है। लेकिन क्या है भी, आप क्या कहो तो सही, सामने वाले के पास जवाब होता ही नहीं है। या आप नाम तो लो भी यार ये व्यक्ति बेटर है, फिर आपको नहीं पता अगर उस व्यक्ति के बारे में तो हम हमारे से पूछ लेना, हम बता देंगे। हमें पता है कि हमारे सामने किन किन लोगों के नाम लेते हैं, कि भी इन गिने चुने लोगों के नाम लिए जाते हैं, भी ये व्यक्ति बेटर है जी, ये व्यक्ति बेटर है, तो हमें पता है किस किस के नाम आते हैं। जब आपके सामने आएंगे, आपको नहीं अगर जवाब है, हम आपको बता देंगे भी, वीडियोज है हमारे पास उनके भी। पर क्या है कि अपने आप पे भरोसा करो ना भी, आपने अपने दिमाग से सही निर्णय लिया। लोगों के दिमाग से चलने लगोगे तो लोग तो किसी तरफ नहीं छोड़ेंगे, कोई किस तरफ ले जाएगा, कोई किस तरफ। लास्ट में एक बात बताता हूँ, एक मरीज था, जैसे एक मरीज होता है, एक कहावत होती है, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द फूड। मतलब आपको सपोज एक सब्जी बनानी है और आपने 10 रसोइया लगा दिए एक ही सब्जी के ऊपर, तो क्या है कि अब जो नमक डाल रहा है वो अपने हिसाब से बाकी मसाले कम ज़्यादा करता है ताकि नमक का टेस्ट बराबर रहे। अब अगर 10 अलग अलग मसाले डालेंगे तो खराब कर देंगे खाना। इसी तरह कई बार ऐसा मरीज मिल जाता है, जैसे डॉक्टरी लाइन में तो हमारे पास मरीज आते रहते हैं, तो मरीज क्या करता है, मरीज का वारिस वो 10 जगह से सलाह लेता है, जहां जहां से उसको लगता है मैं ले लूँ। वो मेरे से भी लेगा, वो किसी और डॉक्टर से भी लेगा, वो तीसरे चौथे पांचवें छठे सबसे अलग अलग सलाह लेगा। फिर उसके बाद वो अपना दिमाग लगाएगा भी 6-7 सलाहों में से किसकी मैं मानूं। और तब जब उन 6-7 सलाहों में उसको खुद को नहीं पता है कि मेडिकल में क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि हर एक डॉक्टर जब सलाह देता है वो अपनी कैलकुलेशन लगाता है कि भी इस मरीज में ये चीज़ें बिगड़ी हुई हैं तो पहले इसको कंट्रोल किया जाए, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। अब दूसरे डॉक्टर का सीक्वेंस अलग है, अल्टीमेटली सबने कंट्रोल करना है। मरीज का वारिस कैसे दिमाग लगा सकता है भी यार कौन सा डॉक्टर सही बोल रहा है? सबका डायरेक्शन तो एक ही जगह जाके रुकेगा, लेकिन रास्ता अलग अलग है। पर क्या है भी, फिर वो सबकी आधी अधूरी मान लेता है और उसमें अपना मरीज खराब कर लेता है। तो एक भाई लिख रहे हैं भी, इन्होंने पिताजी के पानी का नल तक बंद कर दिया था। ये भी बहुत छोटी चीज है भाई जी, आपको मैं आगे बताऊंगा, आपके होश उड़ जाएंगे और क्या क्या किया था। नल बंद करना तो बहुत छोटी चीज है। हमारे घर से 6 मार्च 2013 की बात है, हमारे घर से जब पिताजी निकले थे, आए थे हमारे घर, चरण टीका आए पिताजी ने, जब निकले उस दिन भी कुछ होने वाला था। और उस दिन पिताजी ने गाड़ी पुराने डेरे से नए डेरे तक 170-180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ाई थी गाड़ी, और तब जाके जो होने वाला था उसे होने से रोक लिया था। सोचो अगर पुराने डेरे तक पिताजी आए और पीछे कोई कांड होने लगे, और पिताजी कितनी स्पीड से, कितना रिस्की होगा अभी इस रोड के ऊपर पुराने डेरे से नए डेरे के बीच में 180 की स्पीड पे गाड़ी चलाना। इतनी स्पीड पे गाड़ी चला के गए थे पिताजी, अकेले दौड़ा के ले गए थे गाड़ी, बाकी सब कोई फटका ही नहीं आसपास। और तेरावास में नहीं गए थे, किसी मोटर पे गए थे स्पेशल, कुछ ऐसा घटने वाला था वहां पे जो वहां गए थे। तो ये तो रोजमर्रा की जिंदगी थी पिताजी की भी, अब डेरे से जरा सा दूर हुए नहीं और कांड हुआ नहीं। तो
हालात तो बहुत बद से बदतर थे, मतलब हम कल्पना नहीं कर सकते भी। ऐसे लगेगा एक स्टेज पे आपको आगे, शुक्र है भी पिताजी जेल में थोड़े सुखी हो गए, और डेरे में तो जेल से बदतर हालात थे। जेल में शायद थोड़ा सुख मिल गया होगा, कम से कम कोई तंग करने वाला तो नहीं है हमारे जैसा। लेकिन क्या है कि जब वो हालात आप अपने साथ महसूस कर पाओगे ना भी कैसे होते हैं वो हालात, तब आपको समझ में आएगा भी। खैर चलो, हम मेरा आज दूसरा फोन जो है एक वो खराब है, पता नहीं नेटवर्क नहीं आ रहा है, हम बहन जी से बात नहीं कर पाए। तो खैर अगले लाइव में कोशिश करेंगे। वैसे हम कोशिश लाइव इसलिए कम कर रहे हैं भी आप ये वीडियो देखें, आपके पास अपने नोट्स हों। एक पत्रकार ने हालांकि नोट्स बनाए थे और एक मैसेज भेजा हमें भी ये कुछ सवाल है मेरे, तो हमने उनको यही जवाब दिया कि उनके सवाल थोड़े अलग तरह के होते हैं पत्रकारों के। उनको हमने बोला भी आपको एक बार अगला पार्ट आप देख लो, हमारा आएगा जो, फिर उसके बाद हम आपके सवाल लेंगे, तो उससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। और भी बाकी कोशिश करो आप अपने जो नए पीढ़ी के लोग हैं, बच्चे हैं, उनको ज़रूर दिखाओ और उनको बताओ देखो हमारा डेरा कैसा है, हमारे गुरु कैसे हैं, और किस लेवल पे लोग उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं, क्या क्या हथकंडे अपना रहे हैं, अपनाए लोगों ने, किस हद तक गए, बावजूद उसके गुरु ने फिर क्या किया, कैसे कैसे किया, उनकी चाल के मुकाबले गुरु की चाल किस तरह की थी, ये सब चीज़ आपको समझाएगी और फिर आप समझा पाओगे। और यही चीज़ हम धीरे धीरे आगे प्रोपेगेट करें। सामने वालों को खुल के कहो जी, जो सवाल है मन में पूछो खुल के, कोई आपको डाउट मन में रहना, कल को ये मत कह देना अभी मलाल रह गया जी इस सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। जवाब कोई भी सवाल आपका हो वो पूछो, सरेआम बोलो, ओपन। तो जब हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है भी, हमें लगता है कि हम उन हर सवाल के जवाब तक पहुंच पाए हैं, तो फिर आप पूछो, खुला पूछो, क्या दिक्कत है। आपका कोई भी संगी साथी आपको ये ना कह सके कि आपके पास इस सवाल का जवाब नहीं है। तो ये आप सुनिश्चित करो भी आपका कोई भी साथी आपको ये बात कह ही ना सके। अगर कह रहा है तो ये आपकी कमी है, और आप अगर वो सवाल हम तक नहीं पहुंचा पा रहे और आप हमें कहो भी हाँ जी हमने आप तक ये सवाल पहुंचाया था और आपके पास आपकी स्टडी में इस सवाल का जवाब आया नहीं, और हम अपने पड़ोसी, सगे संबंधी, दोस्त मित्र को ये जवाब नहीं दे सके, तो यहाँ पे हम कमज़ोर पड़ गए। तो हर सवाल का जवाब रहेगा। तो आप खुले ओपन चैलेंज करके कहो भी हाँ भी आप सवाल पूछो, कि मलाल मत रखना कल को। तो खैर हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं भी सच्चाई जल्दी सामने आए, और उस प्रार्थना के साथ हजूर पिता के चरणों में नारा लगाते हैं तेरे यासना। हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम बहन भाइयों के लिए जो इंसानियत की राह पे और अपने गुरु के प्रेम में ओढ़ निभा गए। मालिक के चरणों में जा विराजे, मालिक उनको अपनी गोद में ऊंचा स्थान प्रदान करे। इस प्रार्थना के साथ हजूर पिता के चरणों में नारा लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। आखिरी में अरदास बोलते हैं, धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। हे मालिक तुझे इलाज है, अब बहुत हो गया, तो दया में रहमत कर। तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श व सबको सुमति दे। किस तरह से देनी है यह तू सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी। धन धन तेरे ही असरा। और शासन जी बहुत सारे लोगों के ये मैसेज आते हैं, उनका ये लॉकेट जो है वो ख़राब हो गया है, और ये लॉकेट उनको लेना है, लेकिन डेरा में क्या है भी लॉकेट देने से पहले बहुत सारी इंक्वायरियाँ की जा रही हैं, और इसलिए वो लॉकेट वहाँ लेना नहीं चाहते, और बिना मतलब वो अपना डाटा जो है वो मैनेजमेंट को देना नहीं चाहते। तो भी लॉकेट कैसे मतलब मिले हमें। और एक जानकारी ये भी आई थी भी इस लॉकेट को, जो ये लॉकेट अब मिल रहे हैं, इसके अंदर जो इंसान लिखा हुआ है ये अब एडम ब्लॉक ने हटा दिया है, इंसान जो है। और हमें मतलब वही लॉकेट चाहिए वैसा ही जैसा पिताजी के समय में मिला करता था, हाँ, या पिताजी के होते मिलता था। तो हम कोशिश कर रहे हैं भी आपको भी कोई ऐसा मैन्युफैक्चरर मिल जाए जो ये लॉकेट बना सके ऐसे के ऐसे सेम।
तो जैसे ही हमें कोई मैन्युफैक्चरर मिल जाएगा ढंग का जो ये बना सकेगा और इस तरह से बना दे भी जल्दी से ख़राब ना हो, तो हम बनवा लेंगे 150,000 जितने भी हैं। उसके बाद आपको चाहिए होगा तो ले लीजिएगा, लेकिन अभी थोड़ा उलझे हुए हैं इसी में, वीडियो में भी, और कुछ हमारे पे केस जो पड़े हुए हैं उनकी पेशियाँ भुगतनी पड़ती हैं, उसमें भी टाइम जाता है क्योंकि छुट्टियां ख़त्म हुई हैं कोर्ट की, तो पेशियों पे जाना पड़ता है। तो पर स्टेप बाय स्टेप हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई अच्छा मैन्युफैक्चरर मिले जो बना दे। और क्योंकि ऐसा क्या है भी, जो ये होते हैं सुनार होते हैं, सराफे होते हैं, ये बना तो दे रहे हैं सोना चांदी के, पर ये आम संगत अफोर्ड नहीं करती है। और क्योंकि डेरे में तो 20-25 रुपए का मिल जाता था, अब ये सोना चांदी वाला ही 800-900 रुपये में पड़ता है। तो फिर वो हर कोई अफोर्ड नहीं करता। हम देखते हैं कोई और मेटल में बन जाए, और फिर वो आपको अगर बन जाएगा, कोई किसी की ड्यूटी लगाते हैं, कोई जाके बनवा के ले आएगा कहीं से जो जो इस तरह का काम करते हैं, और फिर जैसे ही आता है आपको बता देंगे। तो इजाज़त दीजिए, धन्यवाद से, तेरा